हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आइज के करंट अफेयर्स जो कि हमारी मई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है हमारे यहाँ पे पॉलिटी और यहाँ पे आईआर कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी के साथ। तो यहाँ पे हमारी दो टॉपिक देखेंगे, स्टेट फाइनेंस देखेंगे एंड देन यहाँ पे आरबीआई सरप्लस जो ट्रांसफ़र करती है, यानी कि जितने भी बैंक में सरप्लस होते हैं वो आरबीआई सरकार को ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये किस कानून के तहत करती है, ये कब से स्टार्ट हुआ है, क्यों ऐसा किया जाता है, क्या आरबीआई अपने पास नहीं रख सकती है इतने सरप्लस को। तो ये सारे सवालों का जवाब आपको इस आर्टिकल के अंदर मिलने वाला है। अगर टाइम बचा तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ज़रूर बात करना चाहती हूँ। वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल मुझे इस पूरे मैगजीन में लगा, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 से पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बट अब कोविड-19 के बाद अभी हम लोग देखने वाले कि फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ मिलाकर हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की जो हालत है ना, वो बद से बदतर हो चुकी है। ये आप भी फील कर रहे हो और ये रियलिटी में भी है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पूरी डिटेल में देखने वाले और काफ़ी इन डेप्थ भी दिया गया है कि इससे क्या इम्पैक्ट होगा हमारे देश में, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो ईच एंड एवरी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पे जो आप लोग की एक रिक्वेस्ट थी कि मैं वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट के बारे में जितनी भी क्वेश्चन आए हैं लास्ट 10 to 12 ईयर्स की, वो मैं इकट्ठे आप लोग के साथ डिस्कस करूँ। तो वो यहाँ पे मैं लेसन के बीच में इंक्लूड नहीं की, क्योंकि जब मैं उसे रिकॉर्ड कर रही थी तो वो 15 मिनट्स के हो गए थे। तो मुझे लगा कि मैं उसको अलग से ही उसे अपलोड कर देती हूँ। तो आज सुबह 11 बजे मैं उसे अपलोड कर दी थी। आई होप कि आप लोग उसे देख लिए होंगे। नहीं देखे हो तो देख लीजिए, मैं यहाँ आई बटन पे यहाँ पे पुट कर देती हूँ, आप लोग क्लिक करके ज़रूर देख लो। अगर इसी तरीके से आप लोग और भी टॉपिक के थ्रू अगर चाहते हो कि और भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करें, तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। क्योंकि मैं जब यहाँ पे पीपीटी बनाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और डिस्कस की तो आप लोग के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। एक एक आइडिया बन चुका है कि एक पर्टिकुलर एरिया से यूपीएससी किस तरीके से पीछे पड़ी हुई है और उससे क्वेश्चन आप लोग का कितना आसान और कितना कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है। कुछ फैक्चुअल भी होते हैं कि डायरेक्ट अगर आपको पता है तो आप हिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग को बताना है कि आपको वो लेसन कैसा लगा, और अगर हेल्पफुल लगा तो हम लोग आगे भी उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट फाइनेंस के साथ। अभी बातें क्या हुई है कि रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा एक फ्रेश गाइडलाइन लाया गया है, स्कीम ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये 2021 से 2022 तक के फाइनेंशियल ईयर के लिए इस तरीके का हमारा जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस का स्कीम लाया गया है। जैसे देखिए कि कई बार आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट वगैरह दिए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे स्पेशल असिस्टेंस दिए जाते हैं पैसे के फॉर्म में, जिससे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी राज्य सरकार है जो कि अपनी सही तरीके से नहीं चला पा रहे, उसको किसी स्कीम को रन करने के लिए अगर पैसे वगैरह चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए सरकार इस बार जो है आप देखो कि सरकार के द्वारा एक फ्रेश गाइडलाइन लाया गया कि अगले एक साल जो है ये कैसे चलने वाला है। तो इस स्कीम के अंदर सब मेनली हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करेंगे। जितने भी जिस तरीके के भी राज्य सरकार को यहाँ पे दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ 50 ईयर्स का इंटरेस्ट फ्री लोन होता है ये। तो ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो भी आपका ग्रांट वगैरह दिया जाता है, ग्रांट की बात नहीं करें हम लोग, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें कि पैसे के रूप में जो मदद की जाती है वो 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन होता है। एक अमाउंट जो यहाँ पे दी जाती है ना, सबसे पहले यही कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर जो 20 से 21 का था, बात तो हम लोग 21 से 22 का करेंगे, लेकिन अगर ये 20 से 21 का था तो यहाँ पे 12,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इससे क्या हो पाएगा कि स्टेट लेवल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वो इस पैंडेमिक ईयर में सही तरीके से जो है चल पाएगा। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसे खर्च किए जाते हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट होता है। स्पेशली आप देखो कि जो गरीब और अनस्किल्ड लोग हैं उनके लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए स्कोप कम होता है, वैरायटी कम होती है, अपॉर्चुनिटी कम होता है। तो एक हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट भी देखने को मिलता है और इससे हमारे देश के, हमारे इकॉनमी के आगे आने वाले जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ता है और इससे हमारे इकॉनमिक ग्रोथ जो है वो तेज़ी से बढ़ती है। तो इसलिए खर्चे करना ज़रूरी होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो अब वो डिसाइड करेंगे कि कैसे ये स्कीम को जो है 2021-22 में ये लेके चलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग को ये फ़ी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कोई भी राज्य में जो स्टेट रेवेन्यू यहाँ पे बनता है, जो आपको राज्य सरकार के द्वारा देखने को मिलता है कि उनके आय आते हैं, तो वो सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से उनको आय मिलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप ये समझो, उसके बाद ये पूरी आर्टिकल आप समझ पाओगे। टैक्स रेवेन्यू से आते हैं, जितने भी हम लोग टैक्स देते हैं, बहुत सारे लोग टैक्स देते हैं तो टैक्स रेवेन्यू से आते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है और साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट भी दिया जाता है। तो बेसिकली ये तीन तरीका है जिससे कि राज्य सरकार के पास पैसे आते हैं। ठीक है, अब टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या है,
तो स्टेट का जो है ओन टैक्स रेवेन्यू है, अपना खुद का टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है, टैक्स डिवोल्यूशन होता है सेंटर के द्वारा। आप देखो कि हमारे सेंटर में फाइनेंस कमीशन है जो कि आर्टिकल 280 के तहत आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो फाइनेंस कमीशन जो कि हमारे सेंट्रल लेवल के होते हैं, ठीक है। तो 280 आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंस कमीशन का मेन काम ये है ना कि टैक्स के द्वारा जितना भी टैक्स के द्वारा पैसे कलेक्ट हुए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और साथ ही साथ जो है 1% इस बार जो है स्पेशली रखा गया है जम्मू एंड कश्मीर वाले और लद्दाख वाले एरिया को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वो अब यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, ठीक है। तो इनका यहाँ पे काम होता है। तो ये जो आपका टैक्स डिवोल्यूशन देखने को मिलता है सेंटर से, तो ये फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है। साथ ही साथ आप अगर यहाँ पे देखो तो स्टेट ओन जो यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू है, इसमें टैक्सेस है जो कि इनकम के ऊपर लगाए जाते हैं, साथ ही आपका टैक्सेस है जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर लगाए जाते हैं। अगर आपका कहीं घर है, कहीं लैंड है, तो प्रॉपर्टी टैक्स आप देते हो, वाटर टैक्स आप देते हो, कैपिटल ट्रांजैक्शन होता है, तो ये सारी चीज़ें के ऊपर आप टैक्स देते हो, जिससे कि यहाँ पे क्या होता है कि राज्य सरकार को पैसे आते हैं। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो टैक्स ऑन कमोडिटीज़ और सर्विसेज के ऊपर ऑब्वियस है कि आप लोग हर जगह जाते हो तो टैक्स देते ही हो, होटल में जाते हो तो खाते हो तो आप लोग वहाँ पर टैक्स देते हो। साथ ही साथ आप जो है पेट्रोल भी देख लो, पेट्रोल में कितना आपका टैक्स लगते जाता है, तो वो भी टैक्स देते हो, तो वो हमारे जो है राज्य सरकार के अंदर आता है। साथ ही जो भी सामान आप खरीद रहे हो, तो कुछ भी आप वाइट गुड्स खरीदो तो उसमें 12%, 28%, मोबाइल भी खरीदते हो तो टैक्स देते हो। हर एक जगह आपको जीएसटी वगैरह देना पड़ता है, जिससे अगर आप लोग देखो कि वहाँ पर राज्य सरकार के रेवेन्यू बढ़ते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है टैक्स रेवेन्यू के अंदर आता है, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में अंदर क्या आता है, तो नॉन टैक्स में आप देखो कि जो पीएससी है, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस है, सॉरी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, तो उसका कुछ डिविडेंड है, उसका कुछ प्रॉफिट निकल कर आता है। अगर यहाँ पे राज्य सरकार का जो है कुछ अगर परसेंटेज ऑफ स्टेक है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में, तो उस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से अगर कोई भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो उतना प्रॉफिट जो है इनका खुद का हर एक राज्य सरकार का अपना फिक्स होता है कि उनको कितना प्रॉफिट चाहिए, तो वो प्रॉफिट भी दिया जाता है। फ़ी भी दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, जितना भी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है तो उसके लिए भी फ़ी वगैरह दी जाती है। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। कुछ यहाँ पे आप देखो ग्रांट भी दिया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ग्रांट क्या है, जैसे आप देखो कोई डिजास्टर आ गए, कहीं पे भी आप देखते हो कि बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है, या फिर साइक्लोन हिट स्टेट है हमारे यहाँ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब, तो ये सारे कुछ डिज़ास्टर आ गए, तो इसमें इसको भी निपटने के लिए अगर आप लोग देखो तो राज्य सरकार जो है डिमांड करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हमें जो है कुछ रिलीफ दे, तो इसके फॉर्म में भी कुछ पैसे मिल जाते हैं। साथ ही ग्रांट मिल जाता है लोकल बॉडीज़ को, जो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ है, म्यूनिसिपैलिटीज़ और साथ ही साथ आपको जो है पंचायती राज देखने को मिलेगा, तो इनको भी ग्रांट देना होता है। साथ ही रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी होता है, यानी कि मान लीजिए कि किसी साल कोई भी ऐसा राज्य है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो दिल्ली की बात अगर मैं बात करूं तो यूपी की बात करूं, तो यूपी में मान लीजिए कि उनका रेवेन्यू जितना जनरेट होना था उस साल के लिए उतना जनरेट नहीं हो पाया और उनका रेवेन्यू घाटे में रह गया। एक्सपेंडिचर वो बहुत ज़्यादा कर दिए, लेकिन उनका जो है आय नहीं हो पाया, इनकम नहीं मिल पाया, तो इस तरीके से भी उनको कमी हो जाती है। तो जब तक यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर खर्चे कैसे करेंगे, है कि नहीं। हर एक स्कीम के ऊपर पैसे एलोकेट करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, तो वो खर्चे कैसे करेंगे। तो इस समय जब यहाँ पे राज्य सरकार के पास पैसे कमी आ जाती है ना, तब वो स्टेट गवर्नमेंट से गुहार लगाते हैं कि उनको थोड़ा सा जो है ग्रांट के फॉर्म में कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाए। तो इस तरीके से पूरा आप देख सकते हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो यहाँ पे झोली है वो इस तरीके से भरती है। तो ये आप समझ गए कि कहाँ कहाँ से पैसा आता है। लेकिन ये समझिए कि इंपॉर्टेंस क्या है स्टेट फाइनेंस का। सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ठीक है, रोजगार। आज की डेट में आप देखो कि राष्ट्र जो है वो यहाँ पे 1.5 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे खर्च करते हैं यूनियन गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, और 5 टाइम्स ज़्यादा लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में देखें तो। ये बात भी सही है, जो भी राज्य से आप लोग आते हैं, बिलोंग करते हो, तो एक तो आपको मनरेगा वाली सिस्टम देखने को मिलेगी, एनजी नरेगा वाला, जिसके थ्रू जो है लोगों को यहाँ पे गारंटी जॉब दिया जाता है, और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिसमें कि आप देखो कि जॉब दिया जाता है। साथ ही साथ आप एग्जाम्स वगैरह भी देखते हो कि एंट्रेंस एग्जाम भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे लेती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, और 5 टाइम्स ज़्यादा कहा जा रहा है। तो यहाँ पे स्टेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ना ही इंडिया की जीडीपी को बढ़ाने में, बल्कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे आप देखो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पैंडेमिक के दौरान आप लोग देख रहे हो कि स्टेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट से बोरो कर रहे हैं, हाई बोरोविंग जो है स्टेट के द्वारा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी
सीरियस इम्प्लीकेशंस देखने को मिल रहा है इंटरेस्ट रेट का, जो भी इकॉनमी में चार्ज हो रहा है। और जो फंड की अवेलेबिलिटी है बिजनेस के लिए न्यू फैक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर प्राइवेट सेक्टर का एबिलिटी आप देखो जिससे कि यहाँ पे न्यू लेबर जो है वो एम्प्लॉय हो सके। तो ये सारे जो छोटी छोटी चीज़ है जिससे कि हमारी देश चलती है, हमारी इकॉनमी चलती है, तो उनकी स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे हो। ठीक है। उसके बाद डेट सस्टेनेबिलिटी के लिए आप देखो कि हाई डेट टू जीडीपी रेशियो है, यानी कि एक राज्य का कितना जीडीपी है उसके कंपैरिजन में देखा जाता है कि वो कितने कर्जे में है। ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कर्ज ले लेके हो रहा है, तो कितने कर्जे में डूब गए हैं। ये चीज़ें आपको जो है पेंडेमिक में ज़्यादा देखने को मिलता है। इनएबिलिटी है स्टेट का कि वो अपना रेवेन्यू जो है वो रेज कर सके, बढ़ा सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुरा साइकिल में वो फंस चुके हैं जहाँ पे स्टेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करने में लगे हैं, ना कि उन वो जो है अपने रेवेन्यू पे खर्च करने पे लगे हैं। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि जो कर्ज है, कर्ज से यहाँ पे उभर नहीं पा रहे, और कर्ज से उभरने के लिए जो है यहाँ पे स्टेट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके पास पैसे वगैरह हो। ठीक है। लेकिन फिर भी स्टेट फाइनेंस में काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो क्या इश्यूज़ है, सबसे पहले तो आपको पता है कि टैक्स कलेक्शन में बहुत कमी देखने को मिलती है। डेटा के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है ग्रॉस टैक्स कलेक्शन में जो यूनियन गवर्नमेंट का है वो 1.5% जो है जीडीपी का देखने को मिला है कि वो कम हो गया है। इसी के साथ स्टेट में भी आप देखो कि काफ़ी कम यहाँ पे जो है टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है। तो टैक्स कलेक्शन कम हो पा रहा है, जिसके कारण जो है स्टेट फाइनेंस यहाँ पे प्रॉब्लम में देखने को मिल रही है। जीएसटी की बात करें जो कि मेन सोर्स हो चुका है टैक्स रेवेन्यू जो कि स्टेट का है, तो इसमें भी आप देखते हो कि 15 से 25% जो है कम देखने को मिला है कि जीएसटी के थ्रू टैक्स कलेक्शन हो पाए। साथ ही साथ हम लोग देखें तो जो स्टेट का शेयर है डिविजिबल पूल में, तो वो भी कम हो चुका है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ओवर रिलायंस है सेंटर के ऊपर। सेंटर क्या करता है, देखिए स्टेट के पास जो है ना अब बहुत ही कम यहाँ पे रह गया है, जिससे कि ऑप्शन रह गया है जिससे कि वो स्टेट के अपना टैक्स के बेसिस पे अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके। पहले क्या था, वैट था, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स था, जिसके थ्रू जो है स्टेट बहुत ज़्यादा जो है वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर पाते थे। बट जब से जीएसटी आया है ना, तब से बहुत ज़्यादा मुसीबत हो गया है किसको, मेनली स्टेट गवर्नमेंट को। और साथ ही साथ आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो एक मौका है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सेस यहाँ पे लगाती है और साथ ही साथ सरचार्ज लगाते हैं। तो देखिए सेस और सरचार्ज क्या होता है, सेस होता है एक स्पेशल टाइप का टैक्स होता है जो कि आपको एक किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए देना होता है। जैसे एजुकेशन टैक्स, एजुकेशन सेस दे दिए, हेल्थ के ऊपर सेस दे दिए, स्वच्छता के ऊपर सेस दे दिए। तो ये सेस क्या होता है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए टैक्स दे रहे हो, और ये सेस पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया भी जाता है और इसे वसूला भी जाता है। वहीं अगर सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज एक तरीके का टैक्स ऑन टैक्स है, यानी कि बेसिक आप टैक्स पे कर दिए हो, लेकिन अगर उसके ऊपर 1% 2% सरचार्ज आपको देने पड़े तो आपको वहाँ पे एक और टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। तो सरचार्ज भी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये आपका लगाया भी जाता है और वसूला भी जाता है। इसमें सेस और सरचार्ज को लेकर किसी भी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट से शेयर नहीं किया जाता है पैसा। तो ये पूरे किसकी झोली में आ जाता है, ये सरकार के झोली में आ जाता है। आज के डेट पे आप देख रहे हो कि पेट्रोल की दाम बहुत ज़्यादा राइज़ हो गई है, डीजल की दाम बहुत ज़्यादा राइज़ हो गई है, इवन आप अल्कोहल का भी दाम देखते हो तो उसके ऊपर जो है टैक्स लगाया जा रहा है बहुत ज़्यादा, और डबल रेट में ये सारी चीज़ें बिक रही है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक ही कारण है ना कि राज्य सरकार के पास तो पैसे ही नहीं है, और पैसे लेने के लिए उनके पास और कोई ज़रिया बच नहीं गया है, क्योंकि जीएसटी लग चुका है सबके ऊपर। और जीएसटी से बाहर अभी भी आज के डेट में आप देखो कि पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल आज के भी डेट में जीएसटी से बाहर है। तो इसके ऊपर हर एक राज्य जो है अपना मनमानी चला सकता है। हर एक राज्य के पास इतना पावर है कि उनको अगर लगता है कि उनका टैक्स कलेक्शन कम हो पा रहा है तो आप लोग यहाँ पे अल्कोहल के ऊपर टैक्स बढ़ा दो, आप लोग यहाँ पे पेट्रोल के ऊपर टैक्स बढ़ा दो। आज के डेट में आप देखो कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा जो है पेट्रोल आपको मिल रहा है। तो ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि एक्चुअल दाम तो पेट्रोल का यहाँ पे 35 से 40 रुपया ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा आप डबल दे रहे हो ना, यहाँ पे 100 रुपया 105 रुपया दे रहे हो, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि रेस्ट ऑफ द मनी यानी कि 60 रुपीज़ आप जो है सरकार को डायरेक्ट दे रहे हो, और ये स्टेट गवर्नमेंट के पैसे, स्टेट गवर्नमेंट के झोली में ये डायरेक्ट जा रहा है। अब ये सरकार इसके पीछे भी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि आप देखो कि मैंडेटरी चीज़ों पे जो है दाम बढ़ता है। ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर दाम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हर लोगों को एकदम से मजबूरी है कि उनको ऑफिस जाना ही है, उनको काम के लिए बाहर निकालना ही है। अब बहुत सारे लोगों के पास अपना प्राइवेट व्हीकल हो ही चुका है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, हर किसी के पास आपको मोस्टली देखने को मिलेगा ही। और हर लोग जो है आज के डेट में अपनी गाड़ियाँ लेके सड़क पे उतरते हैं। तो ये चीज़ें एकदम मैंडेटरी है कि आप लोगे ही तभी आपकी गड्डी जो है आगे बढ़ेगी। सेकेंड थिंग है कि अल्कोहल पीने वाले लोगों की कमी नहीं है हमारे देश में।
और अल्कोहल तो ऐसे बिकता है जैसे लगता है कि मुझे यहाँ पे गुपचुप बिक रहे हो। तो इन दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। अच्छे अच्छे क्लास के भी लड़कियाँ भी सब कोई लाइन लगाकर यहाँ पे मस्त एकदम अल्कोहल परचेज़ करते हैं। ये डबल रेट में भी मिल रहा था। जैसे आप देख रहे थे कि पैंडेमिक के बाद जब अनलॉक हुआ था तो बहुत सारे राज्यों में पहले अल्कोहल की दुकान खोली गई थी। क्यों? क्योंकि उससे राज्य सरकार के पास पैसे आएंगे, इसीलिए खोला गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख पाते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो स्टेट के पास ज़्यादा पावर रह नहीं गया है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के कारण। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें आप देखो जो कि जीएसटी के बाहर है, तो उसमें जो है मनमानी तरीके से टैक्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे टैक्स के लिए भी आप देखो तो डिविजिबल पूल में जो है स्टेट का शेयर बहुत कम देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस जो है वो बोरोविंग के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि आप देखो खर्चे तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, चाहे यहाँ पे आपका पेंडेमिक हो या ना हो, हर एक स्तर पर राज्य सरकार को खर्चे करने ही है। हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, खाना प्रोवाइड करने के लिए, पीडीएस सिस्टम के थ्रू लोगों को जो है उनको सही तरीके से जॉब मिले, बच्चों को पढ़ाई मिले, हर एक तरीके का जो है यहाँ पे खेल देखना पड़ता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर इस तरीके से पैसे नहीं आ रहा है तो बोरोविंग के ऊपर यहाँ पे ये लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। यहाँ पे एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि 2015 से लेकर 21 के बीच में 20% जो टोटल एक्सपेंडिचर है स्टेट का वो यहाँ पे बोरोविंग से ही पूरा हुआ है। जैसे आप देखो कि पंजाब है तो 45% तक ये बोरोविंग करते हैं, यानी कि बैंकों से पैसा लेते हैं। या फिर यहाँ पे आप देखो कि हरियाणा है तो 30% तक है, वेस्ट बंगाल है 30% तक है। तो ये अपने खर्चे को पूरा करने के लिए ना बोरो करते हैं। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी वार्न किया गया है कि जो पब्लिक डेट है स्टेट लेवल का वो बहुत बढ़ते जा रहा है। तो इसको लेकर जो है बैंकों को कहा गया कि थोड़ा सतर्क बढ़िए। जो पब्लिक डेट है ना एज अ शेयर ऑफ स्टेट अपना खुद का रेवेन्यू, तो ये 2014 से बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो यही सारी प्रॉब्लम है। तो 2014 से बढ़ते जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि 2016 में डीमोनेटाइजेशन हो गया था, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला। अगेन ये चीज़ें से ये सदमे से हम लोग उभरे नहीं थे, तो हमारे साथ एक और हादसा हो गया था जो कि 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया था। अब आपको ये बताना है कि जीएसटी जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो किस डेट को हुआ था। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी एक इंटरेस्टिंग आपको बताना है कि IGST का मतलब क्या होता है। ठीक है, CGST आप लोग सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी तो समझ रहे हैं, बट IGST का मीनिंग मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं पॉपुलिज्म। तो देखिए जितने भी पॉलिटिकल क्लास है ना उनके पास काफ़ी टेंडेंसी होती है ना कि वो अपनी फिजिकल पॉलिसी को लेकर, फिजिकल पॉलिसी यानी कि उनको अपना जो है पैसा, अपना तिजोरी कैसे मेंटेन करके चलना है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जिसमें कि देखो कि आगे आने वाली जो गवर्नमेंट है ना उनके ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ते ही जाता है। आप हमेशा देखते हो कि अभी जो मोदी सरकार आए हैं तो इससे पहले जो हमारे गांधी कांग्रेस का सरकार था, तो मोदी जी हमेशा बोलते हैं ना कि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ये क्यों बढ़ा? क्योंकि कांग्रेस के कारण बढ़ा। हमारे देश में आज के डेट में करप्शन है तो क्यों हुआ? कांग्रेस के कारण हुआ। तो सारी चीज़ों का जो है ना वो किसके ऊपर थोप देते हैं, किसको यहाँ पे बता देते हैं, ब्लेम कर देते हैं, तो कांग्रेस को ब्लेम कर देते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि आपको पता है कि अभी बीजेपी का चल रहा है, तो ये लोग जो है ना अपना ठीक है किसी भी तरीके से निकलना चाहेंगे, लेकिन आगे चलकर अगर कोई नेक्स्ट पार्टी आ जाती है तो सारा जो है ना उनके ऊपर जो है बर्डन आ जाएगा। तो ये भी बात है। आप देखो कि सबसे बड़ी जो यहाँ पे गलती होती है पॉलिटिशियन से वो होता है कि फार्मर्स का लोन वेव कर देना। देखिए फार्मर्स का जो लोन माफ़ कर दिया जाता है ना, इससे बैंकों को बहुत घाटा हो रहा है। हर एक पॉलिटिशियन अपने फ़ायदे के लिए बैंकों को, हमारे देश के बैंकों को डुबा रही है। ये चीज़ आप समझिए। आप जब इमोशनल होंगे तो आपको लगेगा कि इसमें क्या गलती है, अच्छा तो है फार्मर्स को उनका प्रॉफिट नहीं मिल पाता है तो उनके लोन माफ़ हो गए। ठीक है, आप इमोशनल में बहकर ये चीज़ कह सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली अगर आप सोचोगे तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर लोन दिया जा रहा है और बैंकों का यहाँ पे पैसा जा रहा है, बैंक यहाँ पे डूब रहे हैं, आज के डेट में बैंक में एनपीए का रेशियो बढ़ते जा रहा है, और सरकार जो कह रही है ना कि ठीक है आपका जो है यहाँ पे लोन माफ़ हो गया, तो लोन माफ़ हो गया, यहाँ पे फार्मर्स को रिलीफ मिल गया, लेकिन बैंकों को तो रिलीफ नहीं मिला। तो सरकार को कुछ ऐसा यहाँ पे नियम लाना चाहिए जिससे कि बैंकों को भी रिलीफ मिल जाए, फार्मर्स को भी रिलीफ मिल जाए, है कि नहीं? वन पार्टी का साइड क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स को रिलीफ दे दिया गया है, जिससे क्या होता है कि वो सारे किसान जो है ना उनको वोट दे। तो वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो है पॉलिटिशियन ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमारी जो है यहाँ पे अर्थव्यवस्था डूब जाती है। साथ ही साथ आप देखो जो फिनेंशियल सिचुएशन है डिस्कॉम कंपनी का, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को आपके घर तक पहुँचाती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कॉम जो कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा घाटे में है, जिसके कारण जो है आप देखो स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ है। मोर देन 60% अगर टोटल आउटस्टैंडिंग गारंटीज अगर हम लोग देखें तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है किसको? तो पावर सेक्टर्स कंपनी को। और ये जो रिस्क है ना
ये रिस्क इस गारंटी से निकल कर आया है और फर्दर आगे आने वाले दिनों में भी ये बढ़ते जाएगा। और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डिस्कॉम कंपनीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है, जिससे कि स्टेट की फाइनेंस को बहुत ज़्यादा रिस्क आते जा रहा है। तो ये चीज़ आप लोग को पता है, मैं भी कई बार ये पढ़ा चुकी हूँ कि डिस्कॉम घाटे में जा रही है। उसके बाद जो जीएसटी कंपनसेशन है वो शॉर्टफॉल है। देखिए, जब यह जीएसटी लाया गया था ना हमारे देश में, जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, छोड़िए मैं बोलती हूँ मोदी जी के द्वारा, ये चीज़ कहा गया था कि किसी भी राज्य को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब कि बहुत सारे स्टेट थे जो कि इसके फेवर में नहीं थे, इसको इम्प्लीमेंट करने के फेवर में नहीं थे, लेकिन फिर भी मोदी जी सबको कॉन्फिडेंस में लिए और यही चीज़ कहे थे कि किसी भी राज्य को यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कंपेंसेशन दिया जाएगा। जितना भी लॉस होगा राज्य सरकार को जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से, तो वो 5 साल के बाद उनको पूरा कंपेंसेशन दे दिया जाएगा। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आप देखो कि राज्य सरकार जो है वो चिल्लाते रहती है पैसे के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहता है कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। इवन निर्मला सीतारमन जी क्या कहती है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है पेंडेमिक, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को कैसे पैसे देगी। अब आपका अपने अपने तरीका है, आप लोग अपने हिसाब से बढ़ाइए, अपना हिसाब से अपना जो है झोली भरिए। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे अकेला छोड़ दिया गया, इसलिए तो आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट जो है इतना इतना टैक्स लगाया जा रही है। आप देखो यहाँ पे नॉर्मल, जो अगर आप लोग मस्टर्ड ऑयल लेते हो ना, जिसको हम लोग सरसों का तेल कहते हैं, ठीक है, तो सरसों के तेल भी जो है 200 रुपये हो चुके हैं। आप बताओ कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, जो आम चीज़, क्योंकि बिना आप सरसों के तेल के जो है खाना तो पकेगा नहीं, सब्जी कुछ भी आप बनाओ, कुछ भी आप लोग जो है फ्राई वगैरह करो, तो आपको ऑयल की ज़रूरत होती है। तो बेसिक चीज़ों पे यहाँ पे आपका टैक्स लगाकर उसका दाम बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जो है सरकार के हाथ में पैसे आए, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो कि आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे कि स्टेट फाइनेंस को यहाँ पे कोविड-19 को देखते हुए थोड़ा इम्प्रूव कर सके। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे बोरोइंग लिमिट जो है, यानी कि जो रियासत सरकार यहाँ पे बोरो करती है, उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। आज की डेट में आप देखो कि 5% तक कर दिया गया। पहले 3% था, लेकिन यहाँ पे स्टेट का जो जीडीपी होता है ना, जीडीपी कहने का क्या मतलब होता है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। यानी कि एक साल के अंदर मान लीजिए कि 2020 से लेकर 21 के बीच में टोटल यहाँ पे जो है गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हुआ है, उसको एक साथ हम लोग एक्यूमुलेट करके कहते हैं कि वो हमारे देश का जीडीपी हो गया, ठीक है। स्टेट की जीडीपी की अगर बात करें तो किसी एक स्टेट का, जैसे कि यूपी में यहाँ पे एक साल में 2020-21 में टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कितना हुआ है, उसको टोटल हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे स्टेट की जीडीपी हो गई है। और स्टेट का जितना जीडीपी होता है ना, उसका मान लीजिए कि यहाँ पे स्टेट की जीडीपी जो है 7% है, तो इसका 3% जो है आज की डेट में आप देखो कि यहाँ पे आपको बोरोइंग लिमिट है कि आप बोरो कर सकते हो बैंक वगैरह सबसे। और यहाँ पे आप क्या है कि इसको बढ़ा के 5% कर दिया गया, तो इट मीन्स कि 2% ज़्यादा पैसा आएंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये काम एक किया गया है, बहुत अच्छा। दूसरा, आरबीआई की कुछ मेजर्स है स्टेट गवर्नमेंट को देखते हुए कि वो बेटर तरीके से अपनी फिनेंशियल जो फिजिकल सिचुएशन है उसको बेटर कर सके, तो कैश फ्लो का यहाँ पे काम रखा गया है, मार्केट बोरोइंग का यहाँ पे आपका फंडा रखा गया है। साथ ही कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है, यानी कि यहाँ पे मैं बताती हूँ ये क्या है। अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है एक क्वार्टर में, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो ये आपका 36 दिन से जो है 50 दिन का बढ़ा दिया गया है। और जो नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज़ है यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का, तो ये 14 दिन से जो है 21 दिन का बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, बैंक अकाउंट है आपका लेकिन उसमें पैसे नहीं हैं, तो फिर भी आप वहाँ से बैंकों से पैसा ले सकते हैं। पहले क्या था कि 36 डेज़ के लिए ले सकते एक क्वार्टर में। क्वार्टर कहने का क्या मतलब होता है, 3 महीने का क्वार्टर होता है। जैसे आप देखो कि अप्रैल में हमारी जो है फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से, और ये चलता है 31 मार्च में, ठीक है। तो अप्रैल, मई और जून ये मिला के हमारा एक क्वार्टर हो गया इकॉनमी में। तो ये 36 दिन का पहले था, अब इसको बढ़ा के 50 दिन कर दिया गया है, ठीक है। कंसेक्यूटिव डे यानी कि कहा जा रहा है कि लगातार ले सकते हैं, पहले 14 दिन तक ले सकते थे, अब 21 दिन तक ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा काम किया गया है, ठीक है, विन विन सिचुएशन। सेकंड, आप देखो कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट जो है वो भी स्टेट का बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे जो थर्ड यहाँ पे काम किया गया वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट को बढ़ाने का, तो इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट का जो भी बैलेंस शीट है, यानी कि एक साल का जो यहाँ पे कितना रेवेन्यू आया, कितना यहाँ पे एक्सपेंडिचर किए, तो इसमें अगर कुछ मिसमैच हो जाता है तो उसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कुछ अगर पैसे यहाँ पे बैंक से लेना है तो वो यहाँ पे ले सकते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू। तो ये एक कुछ लिमिट लगाया जाता है हर साल की कितने राज्य सरकार जो है वो ले सकते हैं। तो इस बार इसके तहत भी बढ़ाया गया है कि ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रेवेन्यू बहुत कम हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि मिसमैच जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, तो उस बेसिस से ये भी आपका जो है लिमिट बढ़ाया गया है, तो बहुत अच्छी बात है।
साथ ही हेल्थ सेक्टर में अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 80,000 करोड़ जो है वो स्टेट को दिया गया है, वो भी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत और एज ए ग्रांट दिया गया है। तो अच्छी बात है कि राज्य सरकार भी जो है अपने यहाँ पे हॉस्पिटल सबको थोड़ा सा वहाँ पे फैसिलिटी बढ़ाए, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिली, बहुत सारे अपने को खोया है। साथ ही साथ जो है हमारे हॉस्पिटल में उस तरीके की फैसिलिटी नहीं है, बेड्स नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो एटलीस्ट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ फैसिलिटी बढ़ा सके, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज ए ग्रांट यहाँ पे सारे स्टेट को 80,000 करोड़ जो है वो दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है, ये सारे कुछ स्टेप्स लिए गए हैं कोविड-19 को देखते हुए। लेकिन फिर भी यहाँ पे और भी कुछ करना बाकी है, जिससे कि जो स्टेट का फिनेंशियल मैनेजमेंट है वो लंबे समय तक के लिए और ज़्यादा बूस्ट हो सके। तो सबसे पहले यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है। इनके द्वारा रिकमेंड किया गया है कि दोनों यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले डेट कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस करे, यानी कि जो भी उनका कर्ज है उनको यहाँ पे शॉर्ट आउट करने का फोकस करे और फिजिकल डेफिसिट के साथ कंप्लाई करे। यानी कि फिजिकल डेफिसिट कहने का क्या मतलब है कि जब एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और रेवेन्यू घट जाए तो इसको हम लोग कहते हैं कि फिजिकल डेफिसिट हो गया, यानी कि यहाँ पे पैसे की कमी हो गई। और जो भी यहाँ पे डेट लेवल है, जितना भी कर्ज है एज पर द जो FRBM आपको देखने को मिलता है, यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत, तो उसके तहत जो है यहाँ पे दोनों सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो है पहले कर्ज के ऊपर फोकस करें। सेकंड यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से फुल डिस्क्लोजर रखे कि एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग उनका कितना है, यानी कि बजट में जितना एलोकेट किया गया है उसके अलावा भी वो कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पे बोरो कर रहे हैं, इसका वो पूरा फुल डिटेल दे। साथ ही साथ इस कमीशन के द्वारा ये भी रिकमेंड दिया गया है कि जो टैक्स बेस है उसको और ज़्यादा ब्रॉड करने की ज़रूरत है। टैक्स रेट को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कीजिए कि जो इस टैक्स रेट्स है उसको थोड़ा सा कम कीजिए। साथ ही जो कैपेसिटी है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का सारे टीयर्स में, उसको यहाँ पे और बढ़ाने की ज़रूरत है, एक्सपर्टीज़ करने की ज़रूरत है, जिससे कि टैक्स कलेक्शंस जो है उसमें इंप्रूवमेंट हो सके। तो ये 3 रिकमेंडेशन यहाँ पे फिनेंस कमीशन के द्वारा, इस बार के फिनेंस कमीशन के द्वारा दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि 14 फाइनेंस कमीशन है जो कि इसके चेयरमैन कौन थे, क्योंकि इसके चेयरमैन NK सिंह थे। आपको बताना है कि 14 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो फंड का डिवोल्यूशन हुआ था 14 फाइनेंस कमीशन के अंदर, तो उसमें कितने परसेंटेज ऑफ जो है फंड को डिवोल्यूट करने का रखा गया था। ठीक है, जैसे कि 15 फाइनेंस कमीशन में 41% रखा गया है, तो वैसे ही आपको जो है 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में बतानी है। ठीक है, पोस्ट पैंडमिक जो यहाँ पे फिजिकल रिस्पांस है वो स्टेट के द्वारा कहा जा रहा है कि सबसे पहले रीप्रायोरिटाइज करनी है अपने खर्चे को, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हाई मल्टीप्लायर कैपेसिटी प्रोजेक्ट होना चाहिए, कि ऐसे प्रोजेक्ट लाइए जिससे कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। साथ ही साथ जो है हेल्थ केयर सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, सोशल सेफ्टी नेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, और जो यहाँ पे देश में और जितने भी अर्बन एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है। अपने डेट को मैनेज करना भी सीखे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो स्टेट को भी यहाँ पे कंसीडर किया गया है कि अपने फिजिकल लेजिस्लेशन को रिवाइज़ करे, यानी कि जो भी उनका जिस तरीके से फिजिकल पॉलिसी है उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, और जल्द से जल्द जो है बेटर यहाँ पे अपने कर्ज को पूरी तरीके से शॉर्ट आउट करें और अपना जो बैलेंस शीट है उसको मेंटेन करें। साथ ही लोअर रिलायंस होना है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आज के डेट में सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपको टैक्स देना होता है। साथ ही साथ जो सरचार्ज भी यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। एक यहाँ पे विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी है, इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो सारे सेस है जो आज के डेट में यहाँ पे फोर्स में है लॉन्ग ड्यूरेशन से, और उनका एविडेंस भी बताया गया है कि वो नॉन यूटिलाइजेशन है, क्योंकि इसके लिए जो भी पैसे यहाँ पे इकट्ठे की जाती है, एजुकेशन सेस के लिए 1% यहाँ पे लिया जा रहा था, 2% यहाँ पे स्वच्छता के लिए लिया जा रहा था, लेकिन ऐसा कहा गया है इस रिपोर्ट के द्वारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट तो कर लेते, लेकिन उस फंड को जो है ना कहीं से भी यूटिलाइज़ नहीं किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस तरीके के जो टैक्स यहाँ पे पैसे के फॉर्म में कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जाता है, तो इसको फर्दर आगे लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ GST कॉम्पनसेशन की भी बात की गई है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है ना वो कॉम्पनसेशन इश्यूज़ का, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को हमारा हैम्पर करेगा, और इसी को जो है इसी पे बेसिस भी होगा। तो GST काउंसिल जो है वो सही तरीके से रूटीन वे में वो रीलुक करे कि कुछ यहाँ पे टैक्स के चेंजेस लानी है, जिससे कि यहाँ पे आप देखो कि जो स्टेट की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर फोकस हो सके, ना कि रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान को 28% में रखना है, जिससे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके। तो इसको दिमाग में ना रखकर
ये दिमाग में रखें कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी और सबको साथ लेकर चलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तो इकोनॉमिक ग्रोथ को ले नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ 28 देश है, 28 यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, सबको साथ लेकर 28 देश है हमारे यहाँ 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है, तो सबको साथ लेकर चलना ज़रूरी है और सबके हित में ही हमारा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इसलिए इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो जीएसटी कंपनसेशन की बात की गई है उसको यहाँ पे पूरा करना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत ये बता देती हूँ कि देखिए सेस जीएसटी का जो सेस कलेक्शन है और कंपनसेशन है वो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार जो है ब्लू लाइन आपका सेस कलेक्शन दिखाया जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, और कंपनसेशन की कितनी ज़रूरत है वो आप देख सकते हो। 2017-18 में ये कंपनसेशन कम था, 18-19 में अगेन कंपनसेशन कम था, लेकिन 19 से जो ये शुरू हुआ कंपनसेशन का, कंपनसेशन कहने का मतलब है कि राज्य सरकार के द्वारा डिमांड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप हमें भी कुछ पैसा दो जिससे कि हम अपने राज्य में अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर सके कोविड-19 को देखते हुए। और 2021 में तो आप देख सकते हो कि कितना लार्ज यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेस कलेक्शन घट गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और यहाँ पे जो डिमांड है, कंपनसेशन की डिमांड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो काफ़ी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये ग्राफ के फॉर्म में है यहाँ, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो वहाँ पे आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा, इसी को यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट आते हैं कैसे यहाँ पे सेस और सरचार्ज की जो शेयर है वो बढ़ते जा रही है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो। 12 में ये 10% था, फिनेंशियल ईयर 13 में 11% था, एंड देन इस तरीके से आपका बढ़ते जा रहा है। कंटिन्यूस तो नहीं बढ़ रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आप देखो कि 2020 में ये आपका सबसे ज़्यादा था सेस और सरचार्ज, फिर 21 में ये थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, तो 21 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी है मिड में ही आप देख सकते हो कि ये आपका लगभग ही है लास्ट ईयर का। तो पूरा अगर 21 ख़त्म हो जाएगा ना ये, तो फिर पता चलेगा कि हाँ सेस और सरचार्ज जो है ये भी इसको भी बीट कर दिया, ये इससे भी ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हो, ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट 5 ईयर से जो सेस और सरचार्ज लगाए जा रहे हैं वो कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है। तो लास्ट 5 ईयर से अगर पूछा जाए तो मुझे लगता है कि 2021 का अगर एक्सक्लूड कर दे तो लास्ट 5 ईयर से ये कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और मुझे लगता है कि 2021 का भी अगर और भी महीने अगर जोड़े जाएंगे तो फिर ये और बढ़ जाएगा। तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट होगा कि लास्ट 5 ईयर से ये आपका कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे है कंबाइंड आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ स्टेट्स हैज़ राइजन इन रिसेंट ईयर्स। तो यस, ये डेट टू जीडीपी के बारे में बताया जा रहा है कि पहले ये घटा था लेकिन फिर किस तरीके से ये बढ़ते जा रहा है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो फाइनली आइए फिर से यहाँ पे जो है मैं समराइज़ कर देती हूँ स्टेट फाइनेंस के बारे में कि स्टेट गवर्नमेंट के पैसे के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि फ्रेश गाइडलाइंस लाया गया है कि नेक्स्ट 1 ईयर ये कैसे काम होगा, यानी कि स्कीम लाया गया कि स्टेट फिनेंशियल असिस्टेंस जो है वो स्टेट को कैसे दी जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने समझा कि सोर्सेज ऑफ स्टेट रेवेन्यू है क्या, कहाँ कहाँ से जो है सरकार के पास, राज्य सरकार के पास पैसे आते। तो टैक्स है, नॉन टैक्स है और ग्रांट है, ये 3 फॉर्म है, ये ध्यान रखना है। क्या ज़रूरत है स्टेट फाइनेंस का, तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और डेट सस्टेनेबिलिटी के लिए। लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज़ देखने को मिल रहा है। इशू यही है कि टैक्स कलेक्शन अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं हो पा रहा है, जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन से राज्य को प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही आप लोग देखो जो टैक्स डिवोल्यूशन होता है सेस और सरचार्ज के कारण जो है यहाँ पर डिविजिबल पूल में जो स्टेट का शेयर है वो कमी देखने को मिल रहा है। बोरोविंग ज़्यादा करना पड़ रहा है, पॉपुलिज्म के कारण जो है पॉलिटिशियन ध्यान नहीं दे रहे हैं, और फिनेंशियल सिचुएशन जो डिस्कॉम का है वो बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है, जिससे कि राज्य सरकार के पास पैसे नहीं आ पा रहे और जीएसटी कंपनसेशन में शॉर्टफॉल हो चुका है। सो दीज आर द सम इशूज़ है जिसके कारण जो है राज्य सरकार को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी काम किया गया है, स्टेप्स लिया गया है कोविड-19 को देखते हुए। तो सबसे पहला है कि 3% से 5% कर दिया गया है बोरोविंग लिमिट। सेकंड है कि आरबीआई के द्वारा कुछ मेजर्स लिया गया है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ बढ़ा दी गई है फ्रॉम 36 डेज़ टू 50 डेज़, एंड कंसेक्यूटिव डेज़ के लिए अगर देखें तो फ्रॉम 14 डेज़ टू 21 डेज़। ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांस भी लिमिट यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। हेल्थ सेक्टर में भी अलग से एलोकेट किया गया है 80,000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, वे फॉरवर्ड में भी काफ़ी रिकमेंडेशन दी गई है 15th फाइनेंस कमीशन की, पोस्ट पैंडेमिक सही करना होगा, साथ ही यहाँ पे ध्यान देना होगा जीएसटी कंपनसेशन में, एंड डेट मैनेजमेंट करनी होगी। सो दीज आर द सम वे फॉरवर्ड्स जिसको फॉलो करने की ज़रूरत है। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की आरबीआई के द्वारा यहाँ पे सरप्लस को ट्रांसफ़र की जाती है। इसको थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि एक्चुअली ये हमारे देश का क्या फंडा है, क्योंकि जो भी आर्टिकल ऐसे होते हैं ना जो आरबीआई और सरकार के बीच का जो बात होता है ना वो काफ़ी मुद्दे का बात होता है। इसको समझना ज़रूरी है कि क्या रिलेशन है। एक और भी मैं आपको वीडियो बना दूंगी जो कि आरबीआई से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, स्पेशली आरबीआई से, तो फिर आप समझ पाओगे कि आरबीआई भी हमारे यहाँ जो सेंट्रल बैंक है उसके पीछे भी पड़े रहती है यूपीएससी।
तो बताइएगा, आप लोग भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिससे मुझे और अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। तो चलिए, रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे अप्रूव किया गया है ट्रांसफ़र, जो कि 99,122 करोड़ है और ये सरप्लस है। सरप्लस कहने का क्या मतलब होता है कि जितना एस्टिमेट लगाया जाता है कि इतना इनकम आने वाला है, मान लीजिए 11 रुपीज़ की यहाँ पे इनकम है लेकिन 22 रुपीज़ कमा लिए, तो यानी कि सरप्लस हो गया, 11 रुपये का यहाँ पे जो है प्रॉफिट हो गया। तो जो भी आरबीआई के पास प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे चुपचाप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती है अपने रिजर्व से। तो पहले ये देखते हैं कि आरबीआई जो है सरप्लस जनरेट कैसे करते हैं। ठीक है, ये समझिए कि उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आया कहाँ से, 11 रुपीज़ लाए कहाँ से। तो आरबीआई के अगर हम लोग इनकम हेड देखें कि आरबीआई के पास पैसे कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहला है यहाँ पे कि 7%, अच्छा सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि जो डोमेस्टिक सोर्सेज है उससे इंटरेस्ट से आता है। देखो, बैंक के पास जो जितना भी आप डिपॉजिट करते हो ना, ये मत सोचिएगा कि बैंक के पास वो आपका पैसा पड़ा हुआ है, नहीं। बैंक एट द सेम मोमेंट जो है वो लोन के बेसिस पे आपका निकाल देती है, क्योंकि अगर 33 रुपया उन लोन के बेसिस पे दे रहे हैं तो इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट के साथ ये वापस आता है। तो मान लीजिए कि बैंकों के पास, बैंक ने यहाँ पे 33 रुपया लोन के रूप में दिए, लेकिन जब वापस आया तो यहाँ पे 50 रुपया तक आ गया, यानी कि जितना भी रेस्ट ऑफ द बैलेंस है यहाँ पे किसको फ़ायदा हुआ, तो 17 रुपये का फ़ायदा हुआ बैंक को। तो वैसे ही यहाँ पे आप देखो कि आरबीआई के द्वारा भी जो है यहाँ पे कुछ डोमेस्टिक सोर्सेज है जिससे कि इंटरेस्ट के फॉर्म में सबसे ज़्यादा पैसा आता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इंटरेस्ट जो फॉरेन सोर्सेज से भी आता है, बाहरी सोर्स से भी यहाँ पे जो इंटरेस्ट के रूप में दिया जाता है, तो वो भी यहाँ पे आरबीआई के पास पैसे आ जाते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा आप देखो कि अदर इनकम जो कि यहाँ पे फॉरेन सोर्सेज से आता है, तो कुछ और भी इनकम है जो कि फॉरेन सोर्सेज से आता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है आरबीआई को पैसे मिलते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट है, और उसके बाद जो इंटरेस्ट है वो फॉरेन सोर्सेज का है। फिर अदर इनकम भी आपको देखने को मिलेगा कि डोमेस्टिक सोर्स से अदर इनकम आ जाता है। तो ये तो थोड़ा सा आपका डिप्लोमेटिक तरीके से बात किया गया, आपको क्लियर नहीं पता चला होगा कि कहाँ कहाँ से जो है आरबीआई के पास पैसे आते हैं। कोई बात नहीं, ये समझिए कि यहाँ पे खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो यहाँ पे प्रोविज़न में होता है। जैसे आप देखो, सीएफ हो गया, एडीएफ हो गया, तो ये सब में ज़्यादा खर्चे होते हैं, ये आगे मैं बताऊँगी। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे एजेंसी चार्जेस भी होती है, जैसे बैंकों का कमीशन, प्राइमरी डीलर्स, तो ये सब में खर्चे हो जाते हैं। फिर आपका एम्प्लॉय कॉस्ट जाता है, जितने भी एम्प्लॉय है यहाँ पे तो उनको पैसे देने होते हैं। फिर नोट की प्रिंटिंग में सबसे कम खर्च होता है, लेकिन हाँ, इसमें भी खर्च होते हैं नोट को प्रिंट करने में। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे आप देखो सोर्सेज है इनकम का, और यहाँ पे खर्चे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे समझते हैं कि जो इनकम यहाँ पे आती है, आरबीआई की जो इनकम आती है वो कहाँ कहाँ से आती है। तो डोमेस्टिक सोर्सेज से यहाँ पे रिटर्न मिलता है, जिसमें कि क्या है, डोमेस्टिक सोर्स क्या हो गया, तो लोन वगैरह से इंटरेस्ट आ गया, एडवांसेस से इंटरेस्ट आ गया, साथ ही जो एलएएफ ऑपरेशन है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि जो बैंकों का पैसा यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए जितनी भी फैसिलिटी है ना, उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट रहता है, तो उससे भी यहाँ पे आरबीआई को पैसा आता है। साथ ही अदर इनकम फ्रॉम जो डोमेस्टिक सोर्सेज कहा गया है, तो ये अदर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज क्या है, तो इसमें आप देखो कि जितना भी रुपी सिक्योरिटीज़ का, यानी कि जो सेल होता है उसका प्रॉफिट और लॉस, कोई भी तरीके का कमीशन है, उसके ऊपर जो इनकम आता है। और फॉरेन सोर्सेज से रिटर्न कहने का क्या मतलब है, जिसमें कि आपका फॉरेन करेंसी जो डिपॉजिट होती है, जैसे कि हम लोग डॉलर रखते हैं, येन रखते हैं, रेनबिम्बी रखते हैं, तो ये सारे जो है फॉरेक्स हमारे पास होता है, तो फॉरेक्स के ऊपर भी जो है इंटरेस्ट मिलते जाता है। या फिर आप देखो कि रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन जो होता है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलते जाता है। तो ये सब फॉरेन सोर्सेज है जिसके रिटर्न पे जो है यहाँ पे आरबीआई को पैसे मिलते हैं। साथ ही अदर इनकम भी है फॉरेन रिसोर्सेज है, तो इसमें क्या हो गया कि जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ है उसके रिडेम्पशंस पे या उसके सेल पे जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, या फिर फॉरेक्स जो ट्रांजैक्शन है, यानी कि किसी भी तरीके से डॉलर में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, येन में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी में कोई भी तरीके का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो गेन और लॉस है उससे भी यहाँ पे जो है आरबीआई की इनकम बनती है। तो ये चीज़ें आप समझ गए कि कहाँ कहाँ से इनकम बनती है, ये पूरा डिटेल हो गया आपका। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में आइए कि खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे बड़ा खर्च जो यहाँ पे देखने को मिला वो सीएफ यानी कि कंटिजेंसी फंड और एडीएफ है, यानी कि एसेट डेवलपमेंट फंड है। तो ध्यान से समझिए कि ये होता क्या है। कंटिजेंसी फंड है, यानी कि आपको पता है कंटिजेंसी का मतलब ही होता है इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम में अगर यहाँ पे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो सरकार यहाँ पे जो है पैसे देते हैं, लेकिन ये आरबीआई का है तो आरबीआई को देना पड़ता है। ये सेकंड बिगेस्ट फंड है जो कि यहाँ पे किसी भी तरीके के इमरजेंसी को, मान लीजिए कि कंटिजेंसी जो कि एक्सचेंज रेट ऑपरेशन से है, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी डिसीजन ली गई है जिसके कारण खर्चे करना पड़ेगा तुरंत से तुरंत, तो ये कंटिजेंसी फंड से जो है आरबीआई को खर्च करना पड़ता है, तो पैसे यहाँ से खर्च होते हैं। सेकेंड है कि एसेट डेवलपमेंट फंड है, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रोविजन
प्रोविज़न रखा गया है कि इन्वेस्टमेंट करने का, मान लीजिए कि सब्सिडीज़ वगैरह दिया जा रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर कोई इंटरनल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमारे देश में ही कुछ यहाँ पे भारी मात्रा में खर्च हो रहे हैं तो उसमें भी यहाँ पे आरबीआई को पैसे देने होते हैं। तो ये एसेट डेवलपमेंट फंड है, यानी कि हम लोग अपने एसेट को ही डेवलप करने के लिए अगर कोई खर्चे कर रहे हैं तो उसके लिए फंड बनाया गया है। तो ये दोनों किसके अंदर है, तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो ये जो कंटिजेंसी फंड एंड एसेट डेवलपमेंट फंड है, ये दोनों का हकदार मालिक कौन है, तो आरबीआई है, और आरबीआई को यहाँ से खर्च करना पड़ता है। साथ ही प्रिंटिंग ऑफ नोट्स है, आपके पास जितने भी तरीके के कलरफुल नोट्स हैं आज के डेट में, वो सारे जो है आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये आरबीआई के द्वारा प्रिंट किया गया है। एजेंसी चार्जेस है, एजेंसी चार्जेस क्या होता है कि बैंकों को कमीशन देना होता है, प्राइमरी डीलर होते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट होते हैं, जितने भी आरबीआई के एम्प्लॉयर है उनको यहाँ पे पैसे देने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। तो फिर उनके लिए यहाँ पे जो है ये सारे खर्चे करने होते हैं आरबीआई को, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए कि कहाँ से आरबीआई के पास पैसे आता है और कहाँ को आरबीआई जो है यहाँ पे पैसे दे देती है। अब ओवरऑल आप देखो तो आरबीआई का टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पे टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम का अगर देखें तो 1/7 ही है, यानी कि जितना पैसा आ रहा है इसका 1/7 ही यहाँ पे खर्च हो रहा है। इट मीन्स कि खर्च कम हो रहे हैं और पैसा ज़्यादा आ रहा है, और इससे क्या निकल कर आता है कि इसलिए आरबीआई के पास जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है पैसा बन जाता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं कि उसके पास सरप्लस जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे जो है आरबीआई अपने सरप्लस को गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती है। जैसे कि हम लोग ये देखे कि आरबीआई को यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं होता है कि वो इनकम टैक्स पे करें, तो इसलिए वो सरप्लस जो है ना गवर्नमेंट को टैक्स ट्रांसफ़र कर देती है। आरबीआई आप देखो कि सरप्लस जो ट्रांसफ़र करती है वो यहाँ पे आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 47 है, जिसमें कि रखा गया है एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। तो ये चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि आरबीआई एक्ट ही है हमारा 1934 का, जिसमें कि 47 यहाँ पे सेक्शन है जिसके तहत यहाँ पे लिखा गया कि आरबीआई के पास जितना सरप्लस होगा वो सरकार को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी। इससे पहले भी आप देखो बहुत सारे कमिटीज़ के द्वारा ये डिसीज़न लाया गया था कि एक आइडल अमाउंट ऑफ जो सरप्लस है ना उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये कमिटीज़ कौन कौन है, तो ये आप देखो कि सुब्रमण्यम है, वी सुब्रमण्यम जो कि 1997 के हैं, उषा थोरट है जो कि यहाँ पे 2004 के हैं, वाई.एम. मालेगाम है 2013 के, बिमल जलान है 2018 के। तो ये कुछ ऐसे कमिटीज़ बने हैं जो कि हमेशा यही रिकमेंड किए हैं कि ये बहुत अच्छा डिसीजन होता है कि आरबीआई के पास जितने भी सरप्लस है वो सरकार को सौंप दे। इससे पहले आप देखो कि आरबीआई जो है ना मेजर चंक अपने सरप्लस का जो है वो यहाँ पे सीएफ और एडीएफ में रखे। आफ्टर द मालेगान कमेटी जो कि 2013 में रिकमेंडेशन दिया गया था, ये चीज़ें जो है इंक्रीज़ हो गई। इससे पहले क्या था कि जो सीएफ हम लोग ने देखा कंटिजेंसी फंड और एसेट डेवलपमेंट फंड, आरबीआई क्या करती थी ना कि अपना सरप्लस इन दोनों में रख देती थी, क्योंकि कंटिजेंसी फंड में कभी भी खर्च करना पड़ेगा और एसेट डेवलपमेंट फंड करने के लिए भी सर यहाँ पे आरबीआई को पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए जितना भी सरप्लस हुआ ये दोनों फंड में वो रख देते थे। बट 2013 के मालेगाम जो यहाँ पे कमेटी थी उसके बाद क्या हुआ कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को पैसे देने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सरप्लस जो है दे दिया जाता है। बाद में क्या हुआ कि बिलन जलान कमेटी निकल कर आए, तो बिलन जलान कमेटी का कहना था आवाज़ ही फंस गई। देखिए बिलन जलान कमेटी का कहना था कि जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है और ये ईसीएफ है इसको रिवाइज़ करना है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो है एक मेथड यहाँ पे प्रोवाइड करता है जिससे कि यहाँ पे डिटरमाइन कर पाते हैं कि कितना रिस्क प्रोविजन का लेवल है और कितना प्रॉफिट है जिसको कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है सेक्शन 47 के तहत। यानी कि आप देखो कि आरबीआई है हमारा सेंट्रल बैंक है, उनके पास कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे देश में पैसे होने चाहिए, नोट की प्रिंटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉरेक्स रिजर्व को रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन हमारे देश में सारे बैंक जो चल रहे हैं उसको यहाँ पे संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे बैंक है कि ना जाने कभी भी वो डूब जा रहे हैं, तो उसको मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आरबीआई अपने हिसाब से तो देखेगा ही ना कि उसके सामने कितना रिस्क है, उसको रिस्क को कितना मेंटेन करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, उसको रखते हुए वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हाँ कितना पैसा सरकार को यहाँ पे देना है, ठीक है। तो ये बात हो गई और ये चीज़ें कही गई थी बिलन जलान कमेटी के द्वारा कि इस चीज़ को पहले यहाँ पे देख लिया जाए कि यानी कि अपना जो है आरबीआई अपना रिस्क को देख ले कि उनको कितना रिस्क है, कितने पैसे जमा करके रखने हैं और कितना यहाँ पे सरकार को देना है। इस रिवाइज्ड के बाद ये देखने को मिला कि जो सरप्लस का अमाउंट है ना वो यहाँ पे बिल्कुल से जो है सेंटर को यहाँ पे देना ही है, और ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है कि रियलाइज्ड इक्विटी, इट मीन्स कि ये देखने को मिलता है कि आज की डेट में कंटिजेंसी फंड जो कि आरबीआई का है उसके तहत कितने यहाँ पे एग्जिस्टिंग अमाउंट है। ये जो कंटिजेंसी फंड है ना इसको मेंटेन करना ही होता है, यानी कि 6.5 से लेकर 5.5% तक जो है आरबीआई का जितना बैलेंस शीट में जितनी यहाँ पे बैलेंस शीट है यानी कि रेवेन्यू कितना एक्सपेंडिचर कितना है उसका 6.5% या 5.5% तक जो है कंटिजेंसी फंड में पैसे होते हैं, इतना परसेंट ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे इकोनॉमिक कैपिटल को देखा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो 20 से 24% जो बैलेंस शीट
यहाँ पे होता है और रेस्ट ऑफ द जो है यहाँ पे सरकार को दे दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो आरबीआई का जितना भी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट कहने का मतलब है कि कितना रेवेन्यू आया और कितना खर्च कर रहे हैं, तो उसका 20% तक वो पैसे अपने पास रखते हैं और रेस्ट ऑफ दी मनी जो है वो यहाँ पे सरकार को दे देते हैं। तो ये दो फैक्टर है जो कि आरबीआई यहाँ पे देखती है, इस तरीके से कैलकुलेट करके जो है पैसा दे देती है। साथ ही अब देखते हैं कि क्यों आरबीआई जो है ना, आरबीआई की सरप्लस जो है इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले इस मैप को आप लोग देखो, तो ये ग्राफ देखकर आपको समझ में आएगा कि आरबीआई की जो सरप्लस है वो 2021 में अभी भी आप देखो कि पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 99,122 रुपीज़ है। यही 2020 में आपका देखो मात्र 57,000 था, तो ये करोड़ में आपका काउंट होता है। और 2019 में आप देख सकते हो कि ये तो 1,76,000 तक भी था। तो ये भी आप अभी ये और भी बढ़ेगा, लेकिन फिर भी यही चीज़ कहा जा रहा है कि इतना शार्प इंक्रीज़ क्यों हुआ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो ये भी चीज़ें समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आरबीआई का इस बार क्या हुआ ना कि बहुत कम खर्चे हुए। इस टाइम बाउंड में आप देखो जहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि 5.5% तक जो है कंटिजेंसी फंड को मेंटेन करना है, तो आरबीआई के द्वारा जो है सबसे कम जितना रिक्वायर्ड बफर था उसको मेंटेन करने का चूज़ किया गया। वहीं यहाँ पे आप देखो कि मैक्सिमम जो पॉसिबल सरप्लस था वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकार को दे दिया जाए। पहली बात तो ये है 6.5 से लेकर यहाँ पे 5.5 तक वो यहाँ पे रखते हैं कंटिजेंसी फंड में, लेकिन मिनिमम इस बार रखा गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम ट्राई किया गया है कि सरकार को दे दिया जाए। तो पहला तो रीज़न ये है। सेकंड यहाँ पे कि आरबीआई सरप्लस जो राइज हुआ है ये हम लोग लिंक कर सकते हैं कि जो हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन को हम लोग ओएमओ कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो जीसे की सेल और परचेज होती है, तो इसमें हमारा हाई इनकम देखने को मिला है। साथ ही जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो हमारा पहली बार आप देखो कि बहुत ही साल के बाद जो है वो $500 के करीब जो है ये हमारा बढ़ चुका है। आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, बट हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ चुका है। इसके कारण भी हमारे पास ज़्यादा इंटरेस्ट आया है, रिटर्न आए हैं। साथ ही कुछ और भी रीज़न है जो कि हम लोग देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी है। लॉन्ग टर्म रेपो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म जो है ये रेपो ऑपरेशन है जो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है हम लोग बैंकिंग सिस्टम में ये इन्फ्यूज़ किए हैं और लेंडिंग भी यहाँ पे सही तरीके से किया गया है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्यूज़ किए हैं जिससे कि यहाँ पे देखने को मिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई को जो है रिटर्न मिला है इससे। तो यानी कि पैसे ज़्यादा आए हैं। तो 3 रीज़न है पैसे ज़्यादा आने का। पहला तो है कि खर्चे कम किए हैं, अपने पास कंटिजेंसी फंड में कम पैसे रखे। दूसरा है कि ओएमओ में जीसे का खरीद बिक्री बहुत ज़्यादा हुआ है। और थर्ड है यहाँ पे कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में ही वो लेंडिंग किए हैं, यानी कि यहाँ पे लेंडिंग करने से जो है लॉन्ग टर्म का लेंडिंग करने से रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो इसलिए यहाँ पे पैसे आरबीआई के पास ज़्यादा है। तो इसलिए आरबीआई के पास इस बार ज़्यादा सरप्लस हो गया है, अचानक से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हो गया है। अब देखते हैं कि जो सरकार को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सरप्लस, तो इसके फेवर में क्या आर्गूमेंट है, क्या ये सही है कि नहीं। तो सही कहने के लिए क्या क्या कहा जाता है। सबसे पहला बात है कि आपको पता है कि हमारी सरकार का जो फिस्कल पॉलिसी है वो फिस्कल डेफिसिट में चलता है, यानी कि हमारी सरकार हमेशा घाटे की सरकार है। हमारे यहाँ खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस हिसाब से सरकार के पास जो है ना पॉकेट में पैसे नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत अच्छा है कि चलिए आरबीआई जो है इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं कि डायरेक्ट जो है सरकार को पैसे दे देते हैं, जिससे सरकार की जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनेज हो पाता है। सेकंड थिंग है कि इंटरेस्ट रेट जो है लो रहता है। देखिए लार्ज जो पे आउट करते हैं तो उससे क्या होता है कि सरकार को काफ़ी हद तक ये हेल्प मिल पाता है कि वो जो बोरोविंग करने का प्लान करते हैं ना वो कट हो जाता है। ठीक है, जिससे कि इंटरेस्ट रेट जो है हमेशा कम होता है। अगर आरबीआई पैसे नहीं देगी तो सरकार जो है खर्च करने के लिए मजबूरन जो है हाथ फैलाएंगी, बोरो करेंगे ही। बोरो करेंगे तो उनको उतना इंटरेस्ट रेट देना ही होगा, तो ये बेटर है ना कि आरबीआई ही यहाँ पे सरप्लस दे देती है। थर्ड है कि स्टिमुलस इकॉनमी में प्रोवाइड करने के लिए। देखिए ये काफ़ी एक्सपेक्ट किया जाता है कि अल्टीमेटली जो इकॉनमी चलाते हैं वो हमारे सरकार चलाते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पैसे देंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरकार यूथ के ऊपर ध्यान देंगे, एजुकेशन अच्छा देंगे, हेल्थ केयर अच्छा देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, लोगों की ध्यान रखेंगे, सारी तरीके से सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स देंगे, तो ऑब्वियस है कि लोगों को यहाँ पे कंफर्ट जोन में रखा जाएगा। लोग तरक्की करेंगे, काम करेंगे, तरक्की करेंगे, अर्न करेंगे, जिससे कि हमारा इकॉनमी जो है बूस्ट हो पाएगा। ओके, स्टोरेज डिवाइस फुल हो गया, नो कोई इशू नहीं है। हाँ, तो अल्टीमेटली जो आप देखो कि इकॉनमी को बूस्ट कराने का काम हमारे ऊपर है, हम जैसे इंसान के ऊपर है। लेकिन हम जैसे इंसान के ऊपर हमारा सरकार बैठा है, तो गवर्नमेंट ही ये सारा काम करती है। आरबीआई तो हमें पैसे नहीं ना देती है, आरबीआई तो यहाँ पे कोई भी स्कीम में पैसे नहीं देती है। पैसे देना का काम किसका है, सरकार का काम है। तो ऑब्वियस है कि हमारा इकॉनमी ग्रोथ करने के लिए सरकार के पास पैसा होना ज़रूरी है।
साथ ही आप देखो कि रेवेन्यू टारगेट को मीट करने के लिए इससे क्या होता है ना कि सरकार को यहाँ पे हेल्प मिल पाता है कि उनका जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन कम होते जा रहा है ना, तो उसको टारगेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि ठीक है, आम आम जनता से तो सरकार कहती होगी कि ठीक है तुम लोग टैक्स मत दो, कोई बात नहीं, हम अपने बाप से टैक्स ले लेंगे, आरबीआई जो है वो टैक्स दे देगा, टैक्स के फॉर्म में पैसा दे देगा, है कि नहीं। ग्लोबल में बेंचमार्क है आरबीआई की जो रिजर्व्स है वो 26% आपको देखने को मिलेगा कि आरबीआई का बैलेंस शीट का है, और ग्लोबल मीडियन कितना है तो 16% है। तो भाई साहब हमारे ग्लोबल मीडियन से भी हमारी आरबीआई जो है ना बहुत ज़्यादा कमाती है, 10% ज़्यादा कमाती है। तो क्या करेगी अपने पास रखकर, इससे अच्छा है कि सरकार को दे देती है, जिससे कि सरकार इतने घाटे की सरकार है, सरकार को दे देगी तो हम जैसे आम जनता को जो है फ़ायदा भी हो जाएगा। तो ये सारी सोच कर जो है ना यहाँ पे ये प्लान किया गया है कि हाँ ठीक है, आरबीआई जो सरकार को पैसा दे देती है ना वो अच्छा मूव्स है। लेकिन कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी खड़े होते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा किया जाता है। तो देखिए, जो इसके अगेंस्ट में रहते हैं ना वो यहाँ पे ये बोलते हैं कि कंटिजेंसी फंड में जो है पैसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फिनेंशियल शॉक से जो है ना ये हम लोग को आरबीआई ही बचाएगा, सरकार तो बचाएगी नहीं। आप देखते हो कि अभी भी जो है निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक्ट ऑफ गॉड कह के जो है हाथ खड़ा कर दी थी जब स्टेट जो है वो अपना कंपनसेशन मांग रहे थे। तो राज्य सरकार जब अपना कंपनसेशन मांग रहे थे तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो साफ कह दी थी कि हमारे पास पैसा नहीं है भैया, हम आपको कैसे दें। तो आप देखते हो कि कैसे ये पलटी मार देते हैं। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना पैसा दिया जा रहा है तो क्या ये गारंटी है कि हम जैसे इंसान को जो है फैसिलिटी मिलेगा, हमारा देश तरक्की में जाएगा? क्या ज़रूरत है, कल को अगर फिनेंशियल लॉस हो जाएगा, फिनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा जो 2018 में 8 में आया था, तो उस समय सरकार नहीं बचाएगा, आरबीआई के पास कम से कम पैसा होगा ना कंटिजेंसी फंड में, तो आरबीआई कम से कम पैसा देकर तुरंत जो है सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। तो इसलिए इसके अगेंस्ट में है कि भाई साहब आरबीआई को जो है ना अपने कंटिजेंसी फंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखना चाहिए। सेकंड है कि ऑटोनॉमी मेंटेन रहेगा। देखिए, लो कैपिटल जो है ना वो आरबीआई को फोर्स करेगा कि सरकार को जो है वो टर्न करे इन टाइम ऑफ नीड, जब भी यहाँ पे ज़रूरत हो। और इससे क्या है कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस हो पाएगी सेंट्रल बैंक के ऊपर, है कि नहीं, ये भी हो सकता है। साथ ही साथ हमारे आरबीआई की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है कि देखिए भाई, आरबीआई अगर पैसा कमा रही है, सरप्लस आरबीआई के पास आ रहा है, तो आरबीआई सरकार को क्यों दे रही है? यानी कि आरबीआई की एबिलिटी में भी जो है कॉन्फिडेंस लॉस हो सकता है कि आरबीआई जो है यहाँ पे सरकार को जो है इस तरीके से हेल्प करती है, यानी कि उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो गिव एंड टेक का यहाँ पे भी आपको जो है पॉलिसी देखने को मिलेगा, तो ये भी हो सकता है। तो ये आर्गूमेंट भी आपका जो कहा जा रहा है ये अगेंस्ट में ये सारे हैं। लेकिन कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है? कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 की क्राइसिस आई है ना, इससे हमारे डेट सस्टेनेबिलिटी में काफ़ी ग्रेट चैलेंज लेकर आया है, और इसी के कारण आप देखो कि हमारी जो फिजिकल डेफिसिट है वो और बढ़ते जा रहा है, हमारा जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो यहाँ पे चैलेंज हो गया है, पॉसिबल शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है जीएसटी कलेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, सरकार की जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पे प्रेशर में जा रहा है। तो सरप्लस जो ट्रांसफ़र किया जाता है आरबीआई के द्वारा कुछ सरकार को, तो ये कुछ अच्छा चीज़ है। इस मैनर में क्या होता है कि कुछ फंड जो है वो क्रिटिकल चीज़ों में यूज़ हो जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो शेयर है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो कि रिसेंट ईयर में आपका जो है फॉल होते गया है, तो इससे क्या होगा कि सेंटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई की जो सरप्लस है ना उसको प्रोडक्टिव यूज़ में लगा पाएगी। आरबीआई तो डायरेक्ट प्रोडक्टिव यूज़ में नहीं लगा सकते, ये तो सरकार है जो कि प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर है कि सरकार को पैसा दे दो, जिससे कि जो इस पैसे का उपयोग है वो सही तरीके से, सही ढंग से हमारे ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकॉनमी के लिए किया जा सके। तो ये चीज़ें कही गई है, फेवर में कहा गया है। आप लोग अपनी मंशा बताइए, आपको क्या लग रहा है? अभी तो मैं डिटेल में डिस्कस कर ली, अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो यहाँ पे सरकार को पैसे दिए जाते हैं सरप्लस जो आरबीआई के द्वारा, ये सही है कि नहीं? आप फेवर में हो या अगेंस्ट में हो? मेरे साथ ज़रूर यहाँ पे बोलिए। मैं अपना भी मैं व्यू बता देती हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि मैम से पूछ लेती है, अपना नई थिंकिंग बताती है। देखिए, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ठीक लगता है, ठीक है, मैं फेवर में हूँ और सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मैं सपोर्ट करती हूँ। ये मुझे उतना सही नहीं लगा, और मुझे भी ऐसा लगता है कि सरकार के पास पैसे होने चाहिए। भले आप लोग जानते हो कि पीएम केयर्स फंड में उन्होंने कितने उनके पास पैसे आए, आई डोंट नो, लेकिन वो नहीं बताए, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आप देखो, सरकार के पास पैसे होते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस होता है, हमें भी लगेगा कि हाँ हमारी सरकार अच्छी है, हमारे ऊपर खर्च करेंगे, हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन वही चीज़ है, मैं यहाँ पे इस चीज़ को मानती हूँ कि हाँ आरबीआई जो है वो डायरेक्ट हमें इम्पैक्ट नहीं दिला सकता, हमारे ऊपर इम्पैक्ट देने के लिए सरकार है, इसलिए ये डिसीजन सही है, ठीक है। लेकिन कल मैं जब डिस्कस करूँगी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन, तो आपकी थिंकिंग जो है सरकार के ऊपर से बिल्कुल भी चेंज होने वाली है, ठीक है। तो देखेंगे कल चल के, बहुत ही अच्छी आर्टिकल है वो। अभी तो हमारी टाइम हो गई तो हमें इसे यहाँ पे वाइंड अप करना होगा। चलिए आइए देख लेते हैं। एक सेकंड, मैं इसको पूरी तरीके से समराइज़ कर देती हूँ। अभी कितना दिया गया है, तो 99,122 करोड़। तो ये आप लोग जो वन लाइनर क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हो, जितने भी आप लोग यूपीएससी के अलावा कोई भी बैंक का या फिर कुछ भी तैयारी करते हो ना, तो उसमें ये आपका आंकड़ा, डेटा फैक्ट्स जो है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि पैसे आते कहाँ से हैं आरबीआई के पास और पैसे जाते कहाँ हैं, तो ये यहाँ पे पूरा डिटेल में है। ये दोनों फंड ध्यान रखिएगा क्योंकि न्यू आ चुका है ये एसेट डेवलपमेंट फंड एंड कंटिजेंसी फंड, तो इट कैन बी आस्क्ड। और साथ ही साथ जो है कैसे आरबीआई का ये सरप्लस ट्रांसफ़र होता है, तो ये कानून भी ध्यान रखिएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बताया गया है कि किस तरीके से सरप्लस यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है, कब कब कितना किया गया, ये भी आपका बताया गया है। साथ ही यहाँ पे क्या बेसिस है, कौन से फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे जो है आरबीआई ट्रांसफ़र करती है, तो ये रियलाइज्ड इक्विटी है यानी कि सीएफ का देखकर, और साथ ही साथ इकोनॉमिक कैपिटल को देखते हुए, और कैसे ये ग्रो हुआ तो इसका भी रीज़न है कैसे ग्रो हुआ, और आर्गूमेंट तो हम लोग देख लिए। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में शेयर किया कीजिए, जिससे कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, देखिए कोविड-19 में सबकी हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि आप आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन नहीं है। अब धीरे धीरे तो ओपन होगा ही, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने घर वापस लौट गए, गाँव वापस लौट गए, तो वैसे बच्चों को हेल्प कीजिए, वैसे बच्चों को हेल्प कीजिएगा तो फिर आपके लिए भी अच्छा होगा। तो बस दूसरों की हेल्प करना सीखिए, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर उस तरीके की थिंकिंग डेवलप होगी, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, क्या पता आपका एक वीडियो इस तरीके का शेयर करने से काफ़ी लोगों की जो प्रिपरेशन है और कॉन्फिडेंस है वो बरकरार हो सकता है। मैं देखिए लगातार वीडियो बनाती हूँ, आप लोग को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराती हूँ, इसलिए कराती हूँ क्योंकि आप लोग कहीं पे भी हो, किसी भी सिचुएशन में, कहीं पे भी, किसी भी जोन में हो, किसी भी रीजन में हो, किसी भी आप लोग जो है देश के कोने में हो, आपको मेरे वीडियो से अगर हेल्प हो पा रहा है 1% भी, तो मेरे लिए मेरा मेहनत सफल हो गया। ठीक है, तो ये काम आप लोग भी कर सकते हो, ज़रूरतमंद बच्चों तक इसको ज़रूर पहुंचाइए जिनको इसका फ़ायदा हो। बाकी आप लोग की मर्ज़ी, और बाकी कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।